Hello student of class 11th. Today I am going to continue the chapter number first from physics part 2. In this chapter today I am going to discuss about application of elastic behavior of materials. Students, आज के इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रत्यास्थ गुणों के प्रयोग के बारे में। यानी कोई भी मटेरियल्स इसमें जो इलास्टिक बिहेवियर होता है उसके क्या यूजेस हैं डेली लाइफ में, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इलास्टिक को हिंदी में प्रत्यास्थ कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के प्रत्यास्थ गुणों का दैनिक जीवन में उपयोग। ओके, तो द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। ऑल इंजीनियरिंग डिजाइंस रिक्वायर प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, पदार्थों के जो प्रत्यास्थ गुण हैं ये हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सभी इंजीनियरिंग डिजाइन में इसके पूर्व ज्ञान की पदार्थों के प्रत्यास्थ के जो गुण हैं इसके पूर्व ज्ञान की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। For example, while designing a building, the structural design or the columns, beams and supports require knowledge of strength of material used. ओके, एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर किसी कॉलम का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बना रहे हैं, बीम का या फिर सपोर्ट्स, इन सारी चीज़ों की डिज़ाइन बनाते संबंधित उनमें कौन से मटेरियल यूज किए जाने हैं, उन मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए। हैव यू एवर थॉट वाई द बीम यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस सपोर्ट एक्सेट्रा हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टाइप आई? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्यों जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े पुलों को बनाते समय या उनका सपोर्ट देते समय ये जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये क्रॉस सेक्शन क्यों लगाते हैं या ये क्रॉस सेक्शन आई के प्रकार का ही क्यों बनाते हैं? ओके, तो वाई डज अ हीप ऑफ सैंड और हिल हैव अ पिरामिडिकल शेप? तो स्टूडेंट्स, आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों बालू का ढेर या फिर पहाड़ी की चोटी हमेशा पिरामिडल शेप में ही क्यों होती है? तो आंसर टू दीज क्वेश्चंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टडी ऑन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विच इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट डेवलप हियर। ओके, तो अपने इन सारे प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इंजीनियरिंग की ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। यानी ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो डेवलप करने वाले तरीके हैं इनके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। ओके, तो क्रेन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर हैव अ थिक मेटल रोप टू विच द लोड इज अटैच्ड। स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि क्रेन्स में हैवी लोड्स को उठाने के लिए उसमें मोटे मोटे मटेरियल से बने हुए रस्सों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं रस्सों पे लोड को बांध दिया जाता है और इसी किसी जो है पुली के माध्यम से और मोटर से इसको खींचते हैं। तो सपोज वी वांट टू मेक अ क्रेन विच हैज़ अ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स और मीट्रिक टन, बिकॉज 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ओके, तो हाउ थिक शुड द स्टील रोप बी? स्टूडेंट्स, मान लेते कि आप एक ऐसे ही क्रेन बनाना चाहते हैं जो करीब 10 टन के वज़न को उठा सके। तो इस प्रकार की क्रेन बनाने के लिए आप स्टील के रस्सों का, कितने मोटे स्टील के रस्सों का प्रयोग करेंगे ताकि वो 1 मीट्रिक टन के वज़न को आसानी से उठा सके, उसमें कोई इलॉन्गेशन ना हो।
ओके। तो वी ऑब्वियसली वांट दैट द लोड डजेंट डिफॉर्म द रोप परमानेंटली, और हमें ये पहले से ध्यान रखना होगा या ज्ञात रखना होगा कि ये स्टील रोप इतने हैवी वजन को उठाते समय इसकी आकृति में डिफॉर्मेशन ना होने पाए। तो देयर फॉर द एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, मीन्स यहाँ पे उस रोप में होने वाला जो तनाव है वो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज वो मेटालिक रोप टूट सकती है। ओके। तो फ्रॉम टेबल 9.1 वी फाइंड दैट द माइल्ड स्टील हैज़ अ यील्ड स्ट्रेंथ sigma y of about 300 into 10 to the power 6 Newton per meter square। ओके। तो हमें ऐसे ही एक क्षमता वाले स्टील रोप की आवश्यकता पड़ेगी जो जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ लगभग 300 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो। ओके। Thus, the area of cross section A of the rope should at least be equal to work done upon yield strength, or it is also equal to mg upon sigma. On putting these value, we have 10 to the power 4 kg into 9.8 meter per second square upon 300 into 10 to the power 6 Newton per meter square. On calculating these expression, we would like to find the answer of A, okay, that is the cross section area of the rope, which is equal to 3.3 into 10 to the power minus 4 meter square. Okay students, now corresponding to radius of 1 centimeter for a rope of circular cross section, generally a large margin of safety of about a factor of 10 in the load is provided. Thus, a thicker rope of radius about 3 cm is recommended. A single wire of this radius would practically be a rigid rod. So, the ropes are always made of a number of thin wires braided together. Okay? तो स्टूडेंट्स, इस संदर्भ में हमें एक ऐसे ही मेटालिक रोप की आवश्यकता पड़ेगी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर हो। अर्थात हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि वो रस्सी, वो स्टील वायर जिससे लोड को अटैच किया जाना है, उसकी जो थिकनेस है वो नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर के बराबर होनी चाहिए। और दैनिक जीवन में हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें 1 सेंटीमीटर ही रखना कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी ट्रेजेडी ना होने पाए इसको देखते हुए कम से कम उसमें कुछ मार्जिन बढ़ा करके रखते हैं। ओके, फॉर ऑफ अबाउट अ फैक्टर ऑफ 10 इन द लोड इज प्रोवाइडेड। तो इसलिए हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि उस रस्सी की जो मोटाई है वो लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। क्लियर? तो अ सिंगल वायर ऑफ दिस रेडियस वुड प्रैक्टिकली बी रिजिड रॉड। वास्तव में एक सिंगल वायर भी इस तरह का जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, वो अपने आप में वास्तव में एक कठोर रॉड होगा। ठीक है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से हमें ऐसी रस्सी लेना चाहिए जो लगभग 3 सेंटीमीटर रेडियस की हो। ओके, सो द रोप्स आर ऑलवेज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ थिन वायर्स ब्राइडेड टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये जो भी वायर्स होते हैं, जो भी तार बनाए जाते हैं, वो पतले पतले वायर्स के रूप में बुन करके मोटे बनाए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि फॉर ईज इन मैन्युफैक्चर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ओके,
ताकि उस रस्सी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बनी रहे। क्लियर? A bridge has to be designed such that it can withstand the load of the flowing traffic, the force of winds, and its own weight. Similarly, in the design of buildings, the use of beams and column is very common. तो स्टूडेंट्स, एक ब्रिज को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये अपने ऊपर जो ट्रैफिक लोड है और हवा या फिर हवा का जो फोर्स है वो और प्लस इसके अलावा अपना वजन भी सहन कर सके, इस तरह का हमें डिज़ाइन करना चाहिए। सिमिलरली इन द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग द यूज ऑफ बीम्स एंड कॉलम इज़ वेरी कॉमन। तो इसलिए बिल्डिंग या इस तरह की बीम या कॉलम की डिज़ाइन बनाते समय ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि इसका डिज़ाइन इसी प्रकार का हो। तो इन बोथ द केसेस द ओवरकमिंग ऑफ प्रॉब्लम ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम अंडर ए लोड इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो इन दोनों ही केसेस में उस बीम की मुड़ने की जो समस्या है ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, जो अगर उसके फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ना किया जाए तो वो बीम के मुड़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा शिकायतें आती हैं। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में इस तरह का जब भी कंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी ब्रिज जिसका सपोर्ट बनाना हो तो उसके लिए इन सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। द बीम शुड नॉट बेंड टू मच और ब्रेक। तो हमें बीम को इस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि वो बीम मुड़े नहीं और ना ही अधिक दबाव सहने पर टूट जाए। तो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ए बीम लोड एट द सेंटर एंड सपोर्ट नियर इट्स एंड एज shown in figure 9.8. A bar of length L, breadth B and depth D when loaded at the center by a load W says by an amount given by delta WL cube upon 4BD cube into Y. Okay, say this is the equation 9.17. तो स्टूडेंट्स, तो आइए ऐसे ही किसी बीम के केस में हम देखते हैं कि उस बीम पर जो लोड है वो जैसे जैसे किनारों की तरफ हम जाते हैं वैसे वैसे इस पर पड़ने वाला जो लोड होता है वो बढ़ता जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक ऐसा ही बार है जिसकी लेंथ स्मॉल एल, ब्रेथ स्मॉल बी और उसकी गहराई स्मॉल डी है, तो जब इसके सेंटर पर कोई लोड W पड़ता है तो इसके द्वारा जो डेल्टा की वैल्यू आती है वो WL क्यूब अपॉन 4BD क्यूब इंटू वाई के बराबर होती है। ओके, एंड दिस रिलेशन कैन बी डिराइव्ड using what you have already learnt and a little calculus. Okay, so from this equation 9.16 we see that to reduce the bending for a given load one should use a material with a large young modulus y. Okay, so for given material increasing in the depth D rather than the breadth B is more effective in reducing the bending, since delta is proportional to D to the power minus 3 and only to B inverse. Of course, the length L of the span should be as small as possible. Okay. So students, now but on increasing the depth, unless the load is exactly at the right place, difficult to arrange in a bridge with moving traffic, deep bar may bend as shown in figure 9.9b. So students, as you can see in figure 9.9b,
a thin bar and how it can buckle. एक पतला सा बार जो मुड़ करके इस तरह से बन गया है, ये फिगर नंबर बी में शो किया गया है। एंड फिगर नंबर ए, रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बार, किसी कमानी का यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखाया गया और बी में वो कमानी बीच में से मुड़ गई है, इसको दिखाया गया है। और नंबर सी में आई शेप की जो बार है इसका यूज किया गया है। एंड कॉमनली यूज सेक्शन फॉर ए लोड ओके फॉर ए लोड bearing bar। तो स्टूडेंट्स, now the use of pillars of or column is very common in building and bridges. A pillar with rounded ends as shown in figure 9.10. Figure number A support less load than that with a distributed shape at the ends. Okay. The precise design of the bridge or a building has to take into account the condition under which it will function. Okay, the cost and the long period reliability of usable material and etc. So everyone now look at the shape of the pillar. uh, okay, so students, the answer to the question why the maximum height of mountain on earth is near about 10 km can also be provided by considering the elastic property of logs. तो स्टूडेंट्स, क्यों पर्वतों की ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से जो चट्टानों के इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसके कारण प्रत्येक माउंटेन की हाइट 10 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकती है। इसका भी आंसर हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। अ माउंटेन बेस इज़ नॉट अंडर uniform compression, and this provides some shearing stress to the rock under which they can flow. So the stress due to all the material on the top should be less than the critical shearing stress at which the rocks flow. Okay friends, at the bottom of a mountain of height h, the force per unit area due to the weight of the mountain is Spg, where P is not, this is a rho, where rho is the density of the material of the mountain, and small g which is the acceleration due to gravity. Okay, so in the acceleration due to gravity, the material at the bottom experiences this force in the vertical direction and the side of the mountain are free. Therefore, this is not a case of pressure or bulk compression. There is a shear components approximately h rho g itself. Now the elastic limit of a typical rock is 30 into 10 to the power 7 Newton per meter square, and equating this to h rho g with rho is equal to 3 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube gives 30 into 10 to the power 7 Newton per meter square. Okay, and which gives h is equal to 30 into 10 to the power 7 Newton per meter square upon 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube into 10 meter per second square, and this gives only 10 kilometer, which is more than the height of Mount Everest.
ओके।